गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम नेक्स्ट अपना जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट में पार्ट 7 देखेंगे। एक्चुअली ये चैप्टर लंबा था, इसमें मोस्ट ऑफ द चैप्टर लंबे ही हैं। तो हम लोगों ने एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुरू किया था। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें हमने 223 पेज नंबर कर लिया था। अभी हम लोगों को करना था कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो, कैश और फ्लो आना, ठीक है, या जाना, कैश फ्लो, ठीक है। कैश फ्लो किसे कहते हैं या कैश फ्लो स्टेटमेंट किसे कहते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है? एक्चुअली कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है कि ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जो चेंज करता है फाइनेंशियल पोजीशंस को किसी भी कंपनी का ऑन द बेसिस ऑफ कैश, उसे ही हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स दैट अ स्टेटमेंट ऑफ a changes in the financial position on the cash basis is commonly known as cash flow statement। फिर से, किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर कोई चेंजेज आता है, किसके बेसिस पे? कैश बेसिस पे। किस में चेंज आया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेंजेज आया ऑन द बेसिस ऑफ कैश बेसिस, दैट इज नोन एज कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट जो भी होगा, इसका जो स्टेटमेंट होगा वो होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, ये एकदम सिमिलर है फंड फ्लो स्टेटमेंट के बराबर। फंड फ्लो स्टेटमेंट के बराबर कैश फ्लो स्टेटमेंट एकदम फंड फ्लो स्टेटमेंट के बराबर है, एक्सेप्ट किस केसेस में? एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट कैश फ्लो स्टेटमेंट फोकस अटेंशन ऑन कैश इंस्टेड ऑफ वर्किंग कैपिटल और फंड ऑफ पोटेंशियल और मीडियम टर्म लिक्विडिटी, ठीक है। फंड फ्लो, कैश फ्लो जो है एकदम किसके? फंड फ्लो के बराबर, फंड फ्लो स्टेटमेंट के बराबर। किस केस में छोड़ के? एक्सेप्ट एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट कैश फ्लो स्टेटमेंट फोकस अटेंशन किसके ऊपर आता है? ऑन कैश, कैश, ठीक है। कैश फ्लो का स्टेटमेंट कैश के ऊपर है। फंड फ्लो में क्या रहता है? फंड फ्लो में जो रहता है वर्किंग कैपिटल ऑफ फंड, ठीक है, जो फंड हमने दिया है वर्किंग कैपिटल, ठीक है, और फंड, ठीक है, और फंड ऑफ पोटेंशियल क्या है उसका? फंड ऑफ पोटेंशियल क्या है, ठीक है, और मीडियम टर्म लिक्विडिटी क्या है उसकी? ये होता है फंड फ्लो, मीडियम टर्म लिक्विडिटी। तो इससे बोल, ये जो है फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है, ठीक है। कैश फ्लो में टोटली कैश की बात होती है। फंड फ्लो में जो है वर्किंग कैपिटल क्या है उसका, फंड पोजीशन क्या है उसका, मीडियम टर्म लायबिलिटीज क्या है इसका, इसके ऊपर बात होती है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या था? फंड फ्लो और कैश फ्लो में क्या है? कैश फ्लो में हम सिर्फ कैश की बात करते हैं। फंड फ्लो में क्या बात होती है? जो फोकस हमारा होता है वो वर्किंग कैपिटल पे होता है, और पोटेंशियल होता है, फंड का पोटेंशियल क्या है, और दूसरा मीडियम टर्म लिक्विडिटी क्या होता है, ठीक है। तो अब देखिए सोर्सेस ऑफ कैश क्या हो सकता है? सोर्सेस ऑफ कैश, ठीक। कैश फ्लो में आप कैश के ऊपर बात करते हैं, फैक्ट कैश फ्लो क्या क्या है, एक्सेप्ट, ठीक है। सोर्सेस ऑफ क्या हो सकता है? पहला, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ यूनिट, ऑपरेशन ऑफ यूनिट, ठीक है, बिजनेस से आपको कमाई हुई। दूसरा, डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट्स, एसेट्स अगर आपने सेल किया, अगर मान लीजिए आपने एसेट्स को सेल किया, वहां से पैसे आए तो एसेट्स डिक्रीज हुआ, ठीक है। एक्सेप्ट कैश, कैश को छोड़ के। तीसरा, मान लीजिए इंक्रीज, और दूसरा एसेट्स। अब दूसरा क्या हो सकता है इसका? इंक्रीज इन लायबिलिटी, जब आप एसेट घटाते हैं तो कैश बढ़ता है, या लायबिलिटी आप बढ़ाते हैं तो कैश बढ़ता है,
लाइबिलिटीज, ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है, डिवेंचर भी आप इंक्लूड कर लीजिए एंड बॉन्ड भी इंक्लूड कर लीजिए, ठीक है। तो ये सोर्सेस ऑफ कैश है। चौथा और क्या हो सकता है, सेल कर लिया आपने या परचेज कर लिया, सॉरी, सेल प्रोसीड्स ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर, ठीक है ना। तो ये आपके कैश इससे जनरेट होते हैं, ठीक है। अब ये तो सोर्स ऑफ कैश हो गया। यूजेज ऑफ कैश कहाँ कहाँ होगा, यूजेज ऑफ कैश क्या होगा, द लॉस जो होगा उसको मिटाने, लॉस फ्रॉम ऑपरेशन, जैसे मान लिया लॉस हो रहा है तो आपको जो है ऑपरेशन में लॉस हो रहा है तो क्या करते हैं हम, ये जो कैश ऑपरेशन में लॉस हुआ। दूसरा, इंक्रीज इन एसेट्स, आपने एसेट बढ़ा लिया एक्सेप्ट कैश, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है, आपने अपनी लायबिलिटी घटा ली, डिक्रीज इन लायबिलिटी बिलिटीज, या आपने उसका कर लिया रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स और बॉन्ड्स, ठीक है। चौथा क्या हो सकता है, आपने लॉस जो था बिजनेस ऑपरेशन में उसको मिटाया, इंक्रीज कर लिया एसेट्स को एक्सेप्ट कैश, डिक्रीज कर लिया अपनी लायबिलिटी को, रिडेम्पशन कर लिया, या आपने रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल शेयर्स, प्रेफरेंशियल शेयर्स, ठीक है। और लास्ट जो होगा वो क्या होगा, कैश में आपने डिविडेंड दिया, कैश में आपने डिविडेंड दिया, ठीक है। यहाँ पे ये आपका सोर्सेस ऑफ कैश है। सोर्सेस ऑफ कैश में क्या होगा, प्रॉफिट मिला ऑपरेशन से, आपने अपनी एसेट बेच दी, डिक्रीज इन एसेट्स एक्सेप्ट कैश। तीसरा क्या हो सकता है, अपनी लायबिलिटी बढ़ा ली, वहां से कैश आ गया, डिवेंचर या बॉन्ड आ गया, सेल प्रोसीड्स ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स, ठीक है। यूजर ऑफ कैश में आप कहाँ गए, लॉस हो रहा है तो वहां आपने कैश वहां से जो लिया था इसको लेके अपनी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाया, इंक्रीज इन एसेट्स एक्सेप्ट कैश, डिक्रीज इन लायबिलिटी, ठीक है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स एंड कैश डिविडेंड, ठीक है। तो ये हो गया आपका सोर्सेस ऑफ कैश एंड यूजेस ऑफ कैश इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आपको आता है द इजीएस्ट एंड डायरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ इन चेंजेस। देखिए अब आते हैं इधर आगे, ठीक है। ये ऊपर में दिया हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग स्लो करके देख लीजिएगा। देखिए अब ये क्या कहता है, द इजीएस्ट एंड द डायरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन कैश पोजीशन इज टू ओनली रिकॉर्ड इनफ्लोज, ठीक है, एंड आउटफ्लोज कैप्स। क्या है इजीएस्ट में एंड डायरेक्ट मेथड क्या है, प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन कैश फ्लो इज टू ओनली रिकॉर्ड इनफ्लो, क्या इनफ्लो आ रहा है एंड आउटफ्लो आ रहा है, एंड टू फाइंड आउट द नेट चेंजेस ड्यूरिंग द पीरियड। हम लोग क्या करते हैं, जो इनफ्लो आया आउटफ्लो गया, यही तो हुआ कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसको देखते हैं हम लोग कि इसके बीच में क्या किसी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में कितना चेंज आया। डिफरेंस इन द कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ पीरियड इफ द net changes in cash position has to be found out from the income statement and comparative balance sheet adjustment for non-cash item made as in the cash flow fund flow statement, ठीक है, कैश ऑफ द फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो इसको हम लोग मेंशन करते हैं, ठीक है। द डिफरेंस इज द कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ पीरियड, इसका क्या डिफरेंस होगा, वही होगा। इफ द नेट चेंज इन द कैश पोजिशन, अगर कोई चेंज होता है नेट, हैज टू बी फाउंड आउट फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट एंड द कंपैरेटिव बैलेंस शीट एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम आर मेड एज इन कैश ऑफ द फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। उसको हम लोग कहाँ एडजस्टमेंट करते हैं, कैश में, इन द केस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल कैश फ्रॉम ऑपरेशन कैन बी फाउंड बाय एडिंग नेट प्रॉफिट, कैश कहाँ से आएगा, नेट प्रॉफिट से आएगा, एंड डेप्रिसिएशन से। गेन ऑन द सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स शुड बी डिटेक्टेड,
ठीक है, जो गेन आपको नॉन करंट एसेट्स के सेल से आया उसको गेन ऑन द सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स शुड बी डिडक्टेड व्हाइल लॉस शुड बी एडेड टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, जो गेन हुआ नॉन करंट एसेट्स के सेल से वो क्या है, घटाना है, किससे, नेट प्रॉफिट से। ठीक है, लेकिन लॉस अगर है तो नॉट प्रॉफिट में जोड़ना है। इन एडिशन चेंजेज इन द करंट एसेट एंड लायबिलिटी आल्सो अफेक्ट द फ्लो ऑफ कैश फ्रॉम द ऑपरेशन। कोई भी एसेट एंड लायबिलिटी में चेंजेज आएगा तो उससे दूसरे पे असर पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए एक यहाँ पर दिखाया, यूजिंग द डाटा इन एग्जिबिट 1 वी हैव, देखिए एक मान लीजिए ओपनिंग कैश बैलेंस था किसी कंपनी का 9 लाख। ठीक है, इसमें जुटा क्या, ऑपरेशन से जो प्रॉफिट आया, कैश आया, प्रॉफिट मतलब कैश आया, वो कितना था, 24 लाख। डिप्रिसिएशन था, एसेट्स का डिप्रिसिएशन हो गया, या जो भी एसेट्स हो गए फिक्स एसेट्स, ठीक है, उनके जो है डिप्रिसिएशन आए तो वो भी तो कैश फ्लो है। कैसी आया, बुक्स में 36 लाख। करंट लायबिलिटी आपने कहीं से बोरोइंग कर ली 7 लाख, जो 1 साल 12 महीने में आपको रीपे करने थे। डिक्रीज इन लोन इन एडवांस आपने घटाया 12 लाख रुपए। ठीक है, तो ये आपके कैश हो गए। टोटल कैश कितना जनरेट हुआ, 79 लैक्स। तो लेस कैश जनरेटेड 79। ठीक है, अब ये टोटल कैश जनरेटेड 79 था। अब हमने जो है लेस कर दिया उसमें से क्या, इंक्रीज इन फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स को बढ़ा लिया, इंक्रीज इन करंट एसेट्स 22 कर दिया, डिक्रीज इन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म लोन्स 28। टोटल यूज जो कैश था वो कितना हो गया, 87। ठीक है, क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये हो गया टोटल कैश यूज्ड 87। ओपनिंग क्लोजिंग कैश बैलेंस क्या हो गया, पहला दूसरा, पहला मतलब ओपनिंग, दूसरा हो गया ये वाला, ओहो सॉरी, ओपनिंग कैश बैलेंस कितना था, ओपनिंग कैश 9 लैक्स। उसके बाद हम लोगों ने देखिए 9 लैक्स था, हम लोग कैश जनरेट कितना किए, टोटल 9 प्लस 79। ठीक है, 9 प्लस 79 तो कितना हो गया, 9 9 18, 88। खर्चा हमने कितना किया, 87। तो हमारे पास नेट क्या बच गया बैलेंस, क्लोजिंग कैश बैलेंस क्या हो गया हमारा, क्लोजिंग कैश बैलेंस हो गया हमारा 1। ठीक है, अब ये हमारा क्लोजिंग कैश बैलेंस है। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो गया ओपनिंग कैश बैलेंस प्लस कैश जनरेटेड माइनस कैश यूज्ड बाय क्लोजिंग कैश बैलेंस। तो ये हो गया हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब देखिए चेंजेज इन करंट एसेट्स में अगर कोई चेंज होता है तो क्या होता है, मान लीजिए एन इंक्रीज इन करंट एसेट्स रिड्यूसेस कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। अगर करंट एसेट्स में इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, कैश फ्लो आपका ऑपरेशन में कम हो जाएगा। कन्वर्सली डिक्रीज हुआ था करंट एसेट्स, इंक्रीज इन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। जैसे करंट एसेट्स आपका बढ़ेगा, ठीक है, तो ये इंक्रीज होगा तो क्या होगा, आपका कैश फ्लो घटेगा, डिक्रीज होगा। अगर ये करंट एसेट्स इंक्रीज हुआ तो कैश फ्लो आपका डिक्रीज होगा, अगर ये डिक्रीज होगा तो आपका कैश फ्लो इंक्रीज होगा। ठीक है, क्यों, करंट एसेट्स क्या होता है, जो 12 मंथ में आपको कैश में कन्वर्ट हो जाए। जैसे मान लिया डेटर्स है, ठीक है, डेटर्स में आपने जो है ना पूरा ही दे दिया, वो बढ़ता ही जा रहा है और उसका जो है 12 महीने में नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, कैश फ्लो आपका कम हो जाएगा। तो इंक्रीज इन डेटर्स, देखिए इम्प्लाई कैश कलेक्शंस फ्रॉम द कस्टमर आर लेस देन द सेल्स फिगर, व्हाइल द डिक्रीज इन डेटर्स इंडिकेटिंग दैट द कैश कलेक्शन आर ग्रेटर देन द सेल्स फिगर। कोई भी अगर आपका डेटर्स इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स आप जो है ना कैश कलेक्शन जो है आप अपने कस्टमर से नहीं कर पा रहे हैं अपने बिजनेस के अनुसार। व्हाइल द डिक्रीज इन डेटर्स इंडिकेट द कैश फ्लो, कैश कलेक्शन फ्रॉम आर ग्रेटर देन द सेल्स फिगर। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज इन इन्वेंट्री इज एडजस्टेड टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो हाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से हम घटा लेते हैं। ठीक है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री इम्प्लाई दैट द कैश फ्लो इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, figure shown in the profit and loss account, and decrease in the inventory is naturally the other way round। ठीक है,
क्या करता है? इंक्रीज इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री अगर बढ़ा, इम्प्लाई दैट द कैश फ्लो इज ग्रेटर देन, कैश फ्लो इज ग्रेटर देन कैश फ्लो इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, फिगर शोन इन द प्रॉफिट, उसको हम प्रॉफिट में शो करते हैं एंड लॉस अकाउंट में। एंड डिक्रीज इन इन्वेंट्री इज नेचुरली द अदर वे अराउंड, उसको क्या करेंगे? ठीक है, नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन द प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस को ये इम्प्लाई कैश फ्लो इज मोर देन द अमाउंट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेस। ठीक है, अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंसेज है और उसमें इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स उसका आउटफ्लो ज्यादा है कैश का, मोर देन द एक्चुअल एक्सपेंसेस। और डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस मीन द कैश आउटफ्लो इज लेस देन द अमाउंट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेस। ठीक है, उसी तरह करंट एसेट्स के बाद करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में क्या हो सकता है? देखिए, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इसमें क्या था, उसमें क्या था, इंक्रीज होगा तो डिक्रीज होगा, इसमें डिक्रीज होगा तो इंक्रीज होगा, सिंपल सा था। इसमें क्या है, इंक्रीज अगर करंट लायबिलिटी हो गई तो इसका मतलब कैश फ्लो इंक्रीज हो गया आपका। अब आप कर्जा ले लिए, लायबिलिटी ले लिए, तो आपका कैश फ्लो तो बढ़ा ना। ये इंक्रीज होगा तो कैश फ्लो भी इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा तो आपका कैश फ्लो भी डिक्रीज होगा। ठीक है, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी रिड्यूस इट। ठीक है, increase in creditors implies that cash payment to the creditors are less than the purchase figure in as shown in profit and loss statement। ठीक है, कहता है कि अगर इन क्रेडिटर्स बढ़ता है, implies that the cash payment to the creditors are less than the purchase figure shown in the profit and loss। परचेज फिगर जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस में उससे कम है। ठीक है, while decrease in creditors indicate that the cash payment to the creditors are greater than the purchase figure। जो परचेज आपने किया उससे ज़्यादा पे किया, इट मीन्स वो डिक्रीज इन क्रेडिटर्स बता रहा है। इंक्रीज इन इनकम इन एडवांस इम्प्लाइज ग्रेटर कैश इनफ्लो। इंक्रीज इन इनकम इन एडवांस इम्प्लाइज ग्रेटर कैश फ्लो देन द shown in the profit and loss statement as income, while decrease in income in advance means less cash flow than shown in income। Decrease in advance means less cash flow than shown in income। In the light of above discussion, अब हम लोग क्या देख सकते हैं, मान लीजिए ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। We may conclude that in addition to adjustment of depreciation and gain or the loss from the sale of non-current assets, cash flow operation could be arrived by adding decrease in current assets and increase in current liability and subtracting increase in current assets and decrease in current liability from net profit। हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? In light of the discussion, we may conclude that addition to the adjustment for depreciation and gain or loss from the sale of non-current assets, cash flow operations could be arrived by adding decrease in current assets and increase in current liability। ठीक है, and subtracting increase in current assets and decrease in current liability from net profit। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आता है हमारा फंड फ्लो एंड कैश फ्लो एनालिसिस। कॉन्सेप्ट ऑफ फंड इसमें दिया है, कॉन्सेप्ट ऑफ फंड क्या होगा? देखिए, इसको जरा सा हम इस पे देखते हैं, फंड फ्लो एंड कैश फ्लो एनालिसिस। ठीक है, तो फंड क्या होता है? फंड क्या है? फंड जो होता है, देखिए, ऑल रिसोर्स, जो भी रिसोर्स है, ऑल रिसोर्सेस सोर्सेस ऑफ द कंसर्न whether they are short और लॉन्ग टर्म। ठीक है, मोस्टली हम लोग जो जानते हैं वो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या देखते हैं, मोस्टली जो हमारा फंडा रहता है कि फंड क्या है, फंड मतलब फंड इक्वल टू
कैश, ये हमारा फंडा है। लेकिन क्या है, ये इतना ही नहीं है, इसके अलावा क्या है, फंड जो होता है वो अवेलेबल रिसोर्सेज भी होता है। रिसोर्सेज किसी भी तरीके से रिसोर्स जो आया, देखिए अब इसमें हमने बताया कि ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। तो अब जैसे मान लीजिए, अब इसमें क्या हो सकता है, एसेट्स ऑफ कंपनी हो सकती है, एसेट्स ऑफ कंपनी, ठीक है। However, the definition acceptable to most accountant is is to equate fund with the working capital, ठीक है। When fund means working capital, flow fund refers to the movement of fund with cause of changes। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे कहता है इट इंक्लूड्स ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी। हाउएवर द डेफिनेशन एक्सेप्टेबल टू द मोस्ट ऑफ द अकाउंटेंट इज टू इक्विट फंड विद द वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल के साथ। एंड फंड मीन्स वर्किंग कैपिटल, अगर आप फंड को वर्किंग कैपिटल मानते हैं तो फ्लो ऑफ फंड रेफर टू द मूवमेंट ऑफ फंड विच कॉजेज अ चेंज इन वर्किंग कैपिटल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब देखिए क्लासिफिकेशन जो करते हैं बैलेंस शीट का, जब हम प्रिपेयर करते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट के लिए, उसको 4 सेगमेंट में हम लोग बांटते हैं, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, ठीक है, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट लायबिलिटी, चाहिए होता है और सेगमेंट जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो करंट एसेट्स में क्या आ जाएगा, कैश एंड बैंक बैलेंसेज, फिर से दोबारा इन्वेंट्रीज, ट्रेड डेटर्स, इसको 12 मंथ का माना जाता है, बिल्स रिपेबल्स, लोन एंड एडवांस जो 12 महीने में आपको पे करना है, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट अगर आपने कोई किया है, ठीक है, तो ये आपके करंट एसेट्स आ गए, ठीक। करंट लायबिलिटी में क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पर देखिए ट्रेड डेटर्स है, मतलब सन्डी डेटर्स है, सन्डी डेटर्स कह सकते हैं, तो यहाँ पे क्रेडिटर्स हो जाएगा, ठीक है। जो आपने उधारी दी वो आपका एसेट्स हो गया, जो आपने उधारी ली वो आपका लायबिलिटी हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये सब 12 मंथ के लिए होते हैं, ये सब क्या होंगे, करंट लायबिलिटी। बिल्स पेबल है, कोई भी 12 मंथ का। प्रोविजन अगर आपने किया, मान लीजिए टैक्स प्रोविजन कर रहे हैं आप, कस्टम प्रोविजन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो ये करंट लायबिलिटी है। अदर लायबिलिटी, ठीक है। तो ये आपके करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी हो गए। नॉन करंट एसेट्स में क्या आ सकता है, जो तुरंत कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स वैसे होते हैं जो इमीडिएट कैश में कन्वर्सन नहीं हो सकते। करंट एसेट्स क्या हो गया कि जाते जाते ये 12 महीने में कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, बट ये क्या है, तुरंत कैश में कन्वर्ट नहीं होगा। जैसे अब लैंड है, तुरंत बेचने जाइएगा तो नहीं बिकेगा। बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, फिटिंग्स है, व्हीकल हो गए, पेटेंट हो गए, देखिए पेटेंट हो गए, ट्रेडमार्क्स हो गए, गुडविल हो गए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज, पीएल, डेबिट बैलेंस, ठीक है। ये आपके नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट लायबिलिटी क्या हो गया, नॉन करंट लायबिलिटी इक्विटी शेयर, जो इधर आपके पब्लिक का है या आपका जो है ऑनर का है, ठीक है। प्रेफरेंशियल शेयर, यहाँ शेयर छूटा हुआ है। रिजर्व एंड सरप्लस, ये नॉन करंट लायबिलिटी है। डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, ये सब नॉन करंट लायबिलिटी है। लॉन्ग टर्म लोन जो ग्रेटर देन 12 मंथ से ज्यादा के लिए पेबल होंगे, ठीक है। फिर से एक बार दोबारा रिपीट करें, करंट एसेट्स में क्या कहा जाएगा, कैश एंड कैश बैलेंसेज, इन्वेंट्रीज, ट्रेड डेटर्स जो 12 महीने में एक्सपेक्टेड है कि वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल्स, लोन एंड एडवांस जो 12 महीने में 12 महीने के लिए होता है, ठीक है। देना होता है टेम्पररी इन्वेस्टमेंट, तो ये हो गया करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटी में क्या होगा, ट्रेड क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, प्रोविजन एंड अदर लायबिलिटी। नॉन करंट एसेट्स में क्या हो गया, जो इमीडिएट कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं, तो वो सब क्या हो जाते हैं, नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। ठीक है। अब आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, ये फ्लो ऑफ फंड हो रहा है, क्या हो रहा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स। ए फ्लो ऑफ फंड इज सेड टेक्स प्लेस ओनली इफ ए करंट अकाउंट इज इन्वॉल्व। अगर कोई करंट अकाउंट इन्वॉल्व है तो
फ्लो ऑफ फंड बढ़ा। टू आइडेंटिफाई द फ्लो, जर्नलाइज द ट्रांजेक्शंस, आइडेंटिफाई द टू अकाउंट इन्वॉल्व इन करेंट एंड नॉन करेंट एंड अप्लाई द जनरल रूल। ठीक है, जनरल रूल क्या है? ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व ओनली करेंट अकाउंट नॉट रिजल्ट in a flow. Transaction which involve only non-current account do not result in a flow. A flow of a fund arises from the transaction that involve one current account and one non-current account. देखिए, फ्लो ऑफ फंड जो है यहाँ से आपको आइडेंटिफाई होगा। ट्रांजेक्शन जो है सिर्फ करंट अकाउंट में आना जाना मायने नहीं रखता, नॉन करंट अकाउंट में आना जाना मायने नहीं रखता। ठीक है, इसका क्या है? एक करंट अकाउंट और दूसरे नॉन करंट अकाउंट से आ रहा है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में स्टेटमेंट में चेंजेस क्या है? एन इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी विल रिजल्ट इन अ फंड आउटफ्लो। कोई भी होगा तो इसका फंड आउटफ्लो होगा। अगर करंट एसेट्स इंक्रीज किया, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, तो क्या आपका पैसा निकलेगा। द फंड में बी अप्लाइड टू फाइनेंस एन इंक्रीज इन स्टॉक। फंड में बी अप्लाइड टू फाइनेंस। ये फंड किस लिए यूज कर सकते हैं हम? स्टॉक बढ़ाने के लिए, डेटर्स को एडजस्ट करने के लिए, और टू रिड्यूस द अमाउंट ओड टू ट्रेड क्रेडिटर्स घटाने के लिए, बैंक ओवरड्राफ्ट घटाने के लिए, बिल्स पेबल। अब कहता है डिक्रीज, ये इंक्रीज हो गया। डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी विल रिजल्ट इन फंड इनफ्लो। इससे क्या, जब आप करंट एसेट्स को डिक्रीज करते हैं, मतलब खत्म करते हैं, या इन करंट लायबिलिटी को बढ़ाते हैं, तो क्या होता है? फंड इनफ्लो होता है। ठीक है, तो द रिडक्शन इन करंट एसेट्स विल रिजल्ट इन रिलीज ऑफ फंड। अब आप करंट एसेट्स को कम करेंगे तो आपके पास कैसे आएगा? टू बी अप्लाइड एल्सवेयर। सिमिलरली इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी मींस दैट these sources lent more at the end of the year than the beginning. सोर्सेज ऑफ फंड क्या हो सकते हैं? सोर्सेज ऑफ फंड, और देखिए सोर्सेज ऑफ फंड और यूजेज ऑफ फंड। ठीक है, यूजेज ऑफ फंड को हम बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड, भी बोलते हैं। ठीक है, फंड कहाँ से जनरेट किया आपने? ऑपरेशन से। फंड रेज फ्रॉम शेयर्स, डिवेंचर एंड लॉन्ग टर्म लोन्स, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये यहाँ से आपने फंड जनरेट किया। उसका यूज कहाँ किया आपने? एप्लीकेशन। रिपेमेंट कर दिया आपने प्रेफरेंशियल कैपिटल को और डिवेंचर और लॉन्ग टर्म डेट्स को। परचेज कर लिया आपने फिक्स एसेट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड एंड पेमेंट ऑफ टैक्सेस। लॉस फ्रॉम ऑपरेशन को आपने एडजस्ट कर लिया सोर्सेज ऑफ फंड से। इसका एप्लीकेशन यहाँ पे कर लिया आपने। देखिए, अब मान लीजिए जैसे एक यहाँ पे कोई कंपनी है ABC, इसका एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, फंड फ्लो स्टेटमेंट दिया हुआ है। देखिए, अब आप इसमें भरिएगा। देखिए, सोर्सेस क्या हो सकता है? फंड फ्रॉम ऑपरेशन, शेयर कैपिटल आपने इशू कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप अमाउंट भर के एक बार चेक करिएगा, टोटल आप जोड़िएगा तो साइड वाला भी इतना ही आएगा। इशू ऑफ डिवेंचर आपने इशू किया। रेजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स, रिसीट फ्रॉम पार्टली पेड शेयर्स कॉल्ड ऑफ, सेल ऑफ नॉन करेंट फिक्स एसेट्स, नॉन ट्रेडिंग रिसीट सच एज डिविडेंड, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, नेट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ये सब आपका सोर्सेज हो गया फंड के। ठीक है, क्या आएगा? फंड फ्लो, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन से जो फंड आया। शेयर कैपिटल आपने इशू किया। कैपिटल जब आप जिसे आईपीओ जब कोई कंपनी इशू करती है तो क्या होता है? फॉलो ऑन ऑफर्स भी होता है, फॉलो ऑन ऑफर्स, FPO। ठीक है, तो IPO, उसके बाद एक बार कंपनी लिस्टिंग हो गई, उसके बाद जो भी शेयर होगा वो फॉलो ऑन ऑफर होता है। ठीक है, तो वहां से पैसे आते हैं। डिवेंचर आपने इशू किया, उससे पैसे आएंगे। लॉन्ग टर्म लोन आपने रेज किया, वहां से आएंगे। रिसीट फ्रॉम पार्टली पेड शेयर जो पार्टली पेड हुआ था उसको आपने वापस ले लिया, कॉल अप कर लिया। सेल ऑफ नॉन करंट फिक्स एसेट्स, नॉन ट्रेडिंग रिसीट सच एज डिविडेंड। फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन। ठीक है, अब आपने लॉस खा लिया ऑपरेशन में, तो आपने ये जो सोर्सेज ऑफ फंड था यहाँ से एडजस्ट किया कंपनी को लॉस नहीं दिखाने, प्रॉफिट दिखाने के लिए। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल, आपने शेयर जो मार्केट से मंगा लिया वापस, उसका रिडेम्पशन कर लिया।
रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, जो आपने इशू किए थे उसको पे करके वापस ले लिया। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स, उससे आप क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म लोन को रीपे कर देते हैं। परचेज ऑफ नॉन करंट फिक्स एसेट्स, ठीक है। परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, नॉन ट्रेडिंग पेमेंट्स, ठीक है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स, नॉन ट्रेडिंग पेमेंट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। इसको घटा के तो ये टोटल देखना आएगा। ये फंड फ्लो स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। अब देखिए स्टेटमेंट ऑफ चेंज इज वर्किंग कैपिटल, अब आपको बनाना है इसको, मैं एक बार आपको बना के दिखाऊंगा एक बार, ठीक है। करंट एसेट्स में बिगिनिंग एंड ऑफ द ईयर ऐसा बना के मैं बना के एक बार मैं आपको इसका दिखाऊंगा, ठीक है। करंट एसेट्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल्स, सन्डी डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सब करंट एसेट्स हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, अदर करंट एसेट्स, टोटल कर देना है इसको। करंट लायबिलिटी में bills payable, syndicators, outstanding expenses, bank overdraft, short-term loans, proposed dividend, provision of taxes, other current liability। तो वर्किंग कैपिटल गैप कितना आ जाएगा, ए माइनस बी, करेंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, तो ये क्या आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल, ठीक है, कि रिक्वायरमेंट कितनी है। और वर्किंग कैपिटल कितना आ जाता है, वर्किंग WCG जो बोलते हैं, WCG वर्किंग कैपिटल गैप, वो हो जाता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी अदर देन बैंक बोरोइंग, अदर देन बैंक बोरोइंग, ठीक है। तो वो वर्किंग कैपिटल गैप आ जाता है, ठीक। करंट लायबिलिटी में इतने आ गए, बिल्स पेबल, सिंडिकेटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन्स, प्रपोज डिविडेंड्स, प्रोविजन ऑफ टैक्सेस एंड करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका फ्रेंड्स फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस जो था वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोजेक्ट अप्रेजल, टर्म लोन अप्रेजल, ठीक है। देखिए समअप में क्या है, बैलेंस शीट रिवील्स द पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी of the firm on a given date and throws the light of financial health of balance sheet is prepared by culling out the data from the trial balance and trial balance is made up from the abstract of various ledger accounts, ठीक है। ट्रायल बैलेंस हम लोग लेते हैं, हमेशा मांगते हैं भैया अपना टैली से ट्रायल बैलेंस निकाल के दो। टैली आजकल बहुत चलता है, उसमें सारे रहते हैं, तो हम लोग एज ऑन डेट कोई भी जो है किसी भी जब प्रोसेस करते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस दे दो भाई। बैलेंस शीट इज स्टडी बाई बैंकर टू ascertain whether the loan applicant is financially sound and stable, solvent, liquidity is satisfactory, profitability, earning capacity and required standard management is competent to manage the affairs of the entity, etc. देखिए कहता है the assets appearing in balance sheet schedule 3 ICA 2003 are broadly classified into non-current assets, fixed assets, current assets and intangible assets। चार पार्ट में बांटते हैं उसको, नॉन करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स एंड इंटेंजिबल। द लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट आर क्लासिफाइड इनटू शेयर होल्डर्स फंड। बैलेंस शीट में जो लायबिलिटीज होती है उसमें क्या होता है, शेयर होल्डर का फंड होता है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट होता है, नॉन करंट लायबिलिटीज, मीडियम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ करंट एसेट्स क्या होगा, एंड करंट लायबिलिटी बेस्ड ऑन द आरबीआई गाइडलाइंस आर डील्ड विद द चैप्टर रेशियो एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक ऑफ द हेल्थ ऑफ फ्रॉम द गिवन डाटा, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट रेशियो क्या क्या है उसमें, लिक्विडिटी रेशियो, लेवरेज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, कैपिटलाइजेशन, लेवरेज रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, इंक्लूड डेट इक्विटी रेशियो, फंड डेट इक्विटी रेशियो, डेट सर्विस, ये सारे रेशियोज हैं, ठीक है। द एक्टिविटी रेशियो इंक्लूड्स इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेटर्स वेलोसिटी रेशियो, क्रेडिटर्स वेलोसिटी रेशियो, ऑल द रेशियोज एंड देयर इंटरप्रिटेशन आर डिटेल्ड इन द चैप्टर, ठीक है। इसका मेन क्या उद्देश्य था, फंड फ्लो स्टेटमेंट इज ए यूजफुल टूल व्हाइल एनालाइजिंग द मूवमेंट ऑफ फंड अवेलेबल इन द सिस्टम। हम लोग उसको एनालिसिस करते हैं कि जो फंड अवेलेबल है उसका क्या क्या यूज हो रहा है। द कैश बजट इज प्रोजेक्शन इनटू फ्यूचर वेयर द फंड्स फ्लो स्टेटमेंट इज हिस्टोरिकल, ठीक है। टेक्निक ऑफ फंड एंड कैश डील्ड विद द इलस्ट्रेशन ऑफ क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। कीवर्ड्स कुछ हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, कुछ जो ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा फ्रेंड्स स्लो मोशन में देख के, ठीक है। इसके बाद जो हमारा चैप्टर आएगा वो क्या आएगा, प्रोजेक्ट अप्रेजल और टर्म लोन एनालिसिस, ठीक है। 233 नंबर पेज है। अब हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो
देखिए फ्रेंड्स, मैं बार-बार फिर से कह रहा हूँ, मैं बुक की रीडिंग डालता हूँ, बुक की रीडिंग करता हूँ, चूँकि जो भी आईआईबीएफ के एग्ज़ाम है, वो चाहे जेआईबी हो, सीआईबी हो, सीसीपी हो, चाहे अन्य जो भी एग्ज़ाम है, आईआईबीएफ कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा इसका कोई पता नहीं रहता, ठीक है? वो किसी भी लाइन से भी उठा के पूछ देता है, कहीं से भी पूछ देता है। और आईआईबीएफ का एग्ज़ाम इज़ टू टफ एग्ज़ाम, मोस्ट ऑफ द आप बैंकर को देखिएगा, सीआईबी क्वालिफाई करने के लिए, जेआईबी क्वालिफाई करने के लिए 10-10 साल लग गए, 5-5 साल लग गए। कोई लोग किसी ने, बहुत लोगों ने छोड़ भी दिया। क्यों? क्योंकि ये एक टफ एग्ज़ाम है। इसलिए मैं बुक की रीडिंग डालता हूँ और धीरे-धीरे जब भी ज़रूरत होती है मैं आपको व्हाइट पेपर में समझा भी देता हूँ, ब्लैंक पेपर में। ठीक है? ठीक है फ्रेंड्स? तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको पॉजिटिव लें और आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें। देखिए क्या है, जब तक आपका व्यूज़ नहीं बढ़ेगा, जब तक आपका कमेंट्स नहीं आएगा, जब तक आप एंगेजमेंट आपका इस पे नहीं होगा, तब तक हमें भी उत्साहवर्धन नहीं मिलेगा। तो पुनः आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि फ्रेंड्स इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू।